हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका सोशो पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने आपसे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बात की, यानी कि उत्पादन की शक्तियों की बात की। ठीक है, और इससे पहले भी 4 वीडियोस आपको बना करके दे चुकी हूँ। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि सारी चीज़ें सीक्वेंस से आप लोग देखते जाइए। आपको अगर पूरा मार्क्स समझना है तो इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं मार्क्स से रिलेटेड, हर एक वीडियो को आप सीक्वेंस से देखो। ठीक है, और ध्यान से उसको देखो, समझो। एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखो। ठीक है, ऐसे करके आप सारी को सीक्वेंस से देखते जाओगे, आपको पूरा मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इनको अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्क्स इतने ईज़िली समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में आपको चीज़ें डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, ना ही लाइक करके कोई इंडिकेशन दे रहे हो या डिसलाइक करके। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में ज़रूर लिखो, या कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ मिल रही है अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उसको लिखो कमेंट बॉक्स में। किस लिए होता है कमेंट बॉक्स? ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ पता चले। ऐसा लग रहा है मैं बस आपको देते जा रही हूँ वीडियोस, बस देते जा रही हूँ, पता नहीं कोई यूज़ है उसका कि नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मार्क्स आपको मैं पूरा क्लियर कर दूँगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और मार्क्स से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी जो आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने मार्क्स के चिंतन के आधार के अंदर, या बेसिस ऑफ मार्क्सियन थॉट के अंदर, हमने प्रोडक्शन को जाना, उत्पादन। फिर हमने जाना कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आपको सीक्वेंस बता देती हूँ। उत्पादन के साधन क्या हैं, फिर हमने जाना उसके बाद रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन के संबंध क्या होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने जाना अभी अभी कि उत्पादन की शक्तियाँ क्या होती हैं, या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम किस पे आ रहे हैं, उत्पादन की प्रणाली या ढंग में। अब देखोगे सबका पूरा मिला जुला रूप आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा किसमें, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन की प्रणाली में। है ना, किसी चीज़ को कैसे उत्पादन करना है, किसी चीज़ का उसका सिस्टम क्या है। ठीक है, उसका मोड क्या है, या क्या तरीका है चीज़ों को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे सबस्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर को समझेंगे, आधार संरचना या अधिसंरचना। ठीक है, इसके बाद का वो होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है उत्पादन की प्रणाली या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक के बाकी वीडियोस में मैंने आपसे स्टेजेस की बात की थी ना, कि प्रोडक्शन के बेस पर देखो कितनी सारी स्टेजेस हैं और कितने सारे रिलेशंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, अलग अलग संबंध बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी से जुड़ी एक बात हम आपको पहले बता देते हैं कि भौतिक इतिहास में विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि मनुष्य अपनी वस्तुओं का उत्पादन बदल देता है, बल्कि अवस्थाएं इसलिए बदलती हैं क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं के उत्पादन करने का तरीका बदल देता है, या उनके साधन बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भौतिक इतिहास का मतलब वो जो अलग अलग स्टेजेस हैं, शुरू से लेके हम प्रिमिटिव स्टेज से देखते आ रहे हैं, वहाँ की स्टेज से लेकर के आज तक की स्टेज। तो भौतिक इतिहास, भौतिक वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम उसमें चीज़ों के प्रोडक्शन की बात करें कि क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए भौतिक वर्ड यूज़ किया गया है, भौतिक इतिहास। ठीक है, भौतिक इतिहास में विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से इसलिए अलग नहीं होती क्योंकि मनुष्य वस्तुओं का उत्पादन बदल देता है ना। कहने का मतलब, अगर कोई अभी एक वस्तु एक्स उत्पादन हो रहा है एक्स का, फिर कुछ समय बाद एक्स वस्तु हट जाएगी और वाई वस्तु का उत्पादन होने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स का उत्पादन हट गया अब वाई का होने लगा है, इसलिए अवस्था बदल गई है, या स्टेज बदल गया है, या युग बदल गया है, एरा बदल गया है। मतलब पूंजीवाद, आपका फ्यूडलिस्टिक सिस्टम है, आपका सामंतवादी व्यवस्था है, तो वहाँ से अब पूंजीवादी व्यवस्था हो गई है। इसका कारण ये नहीं है कि पहले वहाँ पे खेती से हम अनाज को प्रोडक्शन करते थे, अब यहाँ पे मशीन्स के थ्रू चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ पहले और प्रोड्यूस कर रहे थे, आज कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए
एरा बदल गया है, इसलिए युग बदल गया है। उनका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वस्तुओं का उत्पादन बदल गया है इसलिए भौतिक इतिहास की अवस्थाएं बदल गई, ये बिल्कुल भी उनके कहने का मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेजेस हैं, ये जो अवस्थाएं हैं, ये इसलिए बदलती हैं क्योंकि भौतिक वस्तुओं के उत्पादन करने का तरीका बदला है। समझे? क्या बदला है? तरीका। ठीक है, और उस तरीके की ही बात पर ये पूरा वीडियो है कि तरीके होते क्या हैं, किसको कहते हैं हम तरीका। ठीक है, तरीके या उनके साधन। ठीक है, साधनों की भी बात होती है। साधन अगर बदल जाएंगे, जिन चीज़ों के को इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उन साधनों को बदल देंगे तो वो एज बदल जाएगा। ठीक है, मान लो पहले क्या करते थे हम लोग, पहले हम लोग फैंस, हैंड फैन का यूज़ करते थे। ठीक है, हैंड फैन का यूज़ करके क्या करते थे हम लोग, हवा करते थे, अपने आप को कूल करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब भी हमें अपने आप को कूल ही करना है, अब भी हमें अपने आप को गर्मी से बचाना है, तो हम अब एसी का यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम प्रोड्यूस वही कर रहे हैं, ठंडक, लेकिन ठंडक कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बदल गया। पहले अपने अपने आप को ठंडक कैसे देते थे, हैंड फैन के थ्रू, है ना। अभी भी गांव में देखोगे हैंड फैन यूज़ करते हैं, हाथ से हिलाते रहते हैं, अपने आप को हवा करते रहते हैं। बट अभी भी हम यहाँ शहर में आकर के भी अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट किससे, अब हाथ से हिलाने की ज़रूरत नहीं है पंखे को, अब हम एसी का यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एज इसलिए बदलते हैं, युग इसलिए बदलते हैं, एराज इसलिए चेंज होते हैं, स्टेजेस इसलिए चेंज होते हैं, सब कुछ सेम है इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि हम चीज़ों को प्रोड्यूस करने का तरीका बदल देते हैं। ठीक है, इन मटेरियल हिस्ट्री different states are not different from each other because man changes the production of objects। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्शन के चेंज से मटेरियल हिस्ट्री के जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट्स की जगह स्टेजेस कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, rather the states change because he changes the way of producing material goods और changes their means। ठीक है, या तो अपना वे बदल देता है मटेरियल को प्रोड्यूस करने का, या तो जिस चीज़ को वो इस्तेमाल कर रहा है वो चीज़ बदल देता है। जैसे पंखे को चेंज कर दिया किस में, एसी में, तो ये मीन्स चेंज हो गया। ठीक है, और वे भी बदल गया। वे कैसे बदल गया, पहले हाथ से हिलाना पड़ता था पंखे को, अब वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, तो वे भी चेंज हो गया, मीन्स भी चेंज हो गया, या दोनों चेंज हो सकते हैं ना। इसीलिए क्या होता है, स्टेट्स जो है, स्टेजेस जो हैं हिस्ट्री की, चेंज होती चली आ रही हैं। पहले फ्यूडल सिस्टम था, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सिस्टम्स चेंज क्यों हो रहे हैं, ये सारे स्टेट्स चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं, वे चेंज किया है, प्रोड्यूसिंग का, है ना, प्रोडक्शन का वे चेंज किया है, और अपने मीन्स चेंज किए हैं, साधन चेंज किए हैं। इससे पहले आपने साधन वाला वीडियो देख लिया होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो उसमें आप देखोगे कि मीन्स के अंदर वो लोग नहीं, मार्क्स किसको भी इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे स्लेवरी सिस्टम था, तो वहाँ पे मीन्स क्या था प्रोडक्शन का, किसके थ्रू हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्लेव के थ्रू, दासों के माध्यम से हम चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी क्या है, हम लोग ट्रैक्टर से क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। पहले क्या था, इंसानों को भी हल लेके कहते थे जाओ जोतो, है ना। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमने पशुओं का पालन करना शुरू किया, तो पशुओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब काम कौन कर रहा है। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों ने ही अपने नौकरों को रखना शुरू किया। फिर नौकर ही क्या कर रहे हैं, बैल लेकर के जा रहे हैं खेतों में, बड़े बड़े खेतों को जुताई करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, इंसान भी एक क्या है, टूल है, इंसान भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तभी तो खेत की जुताई हो रही है ना। तो इस तरीके से वो भी एक मीन्स है प्रोडक्शन का, वो भी एक साधन है
चीज़ों को उत्पादन का। अब वो भी लग के काम कर रहा है, तभी तो बाद में गेहूँ पैदा होगा, चावल, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो वो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, गेहूँ चावल। और प्रोड्यूस कौन कर रहा है? बैल, इंसान, ठीक है, इंसान कौन? जो स्लेव हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग उत्पादन की प्रणाली में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उत्पादन की प्रणाली को समझने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है, मुझे लगा आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बताइएगा कैसा लगा आपको। उत्पादन की प्रणाली में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उत्पादन की शक्ति होती है, ठीक है। उत्पादन की प्रणाली में एक तो हो गया उत्पादन की शक्ति, और दूसरा हो गया क्या? उत्पादन के संबंध, ठीक है। उत्पादन के तकनीकी संबंध, उत्पादन के वास्तविक संबंध, सब अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैंने आपको फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बताया था, उत्पादन की शक्तियाँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था टेक्निकल रिलेशनशिप होते हैं। उत्पादन के तकनीकी संबंधों का वहाँ पे इंक्लूज़न होता है। बट यहाँ पर हम उत्पादन के संबंधों की बात करें तो यहाँ पे सारे ही संबंध आ जाएंगे। बट बेसिकली क्या होगा, जो उत्पादन के जो रियल रिलेशनशिप है, वास्तविक संबंध है, जिसमें एक क्या करता है, एक के पास सारा प्रोडक्शन का मीन्स सारी पूंजी होती है, उसके पास सारे रिसोर्सेस होते हैं प्रोडक्शन के। तो वो एक हायर होता है, हायरार्की में अपर लेवल पे होता है, संस्तरण में उसका स्थान उच्च होता है। और दूसरा क्या होता है, जो उन प्रोडक्शन का को यूज़ करके, उसमें श्रम लगा करके, उसमें क्या करता है, वो रॉ मटेरियल को पक्के माल में बदल देता है। तो इस तरीके से एक उत्पादन के संबंध में एक ओनर होता है और दूसरा क्या होता है, लेबरर होता है। और अलग अलग स्टेजेस में आपको ओनर अलग मिलेंगे और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग मिलेंगे, है ना। सबसे लास्ट में क्या होता है, जो अभी चल रहा है, मशीन्स काम करती हैं, हम कहते हैं, है ना, कि मशीन्स के थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा मार्क्स का कहना है, ये सारी चीज़ें मार्क्स की हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मार्क्स को समझने के लिए आए हैं। तो देखो, उत्पादन की प्रणाली में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। उत्पादन की शक्ति या उत्पादन के साधन, ठीक है। उत्पादन की शक्ति या साधन सेम चीज़ें हैं। पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या क्या होता है? पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, बहुत सारे उपकरण भी इसमें होते हैं, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जो इंसानों का श्रम होता है, ठीक है, लैंड, भूमि हो गया, और बहुत सारे वेरियस इक्विपमेंट हो गए, और लेबर हो गया। तो ये किस में आता है आपका? ये सारी चीज़ें किस में आ गई आपके? उत्पादन की शक्ति या उत्पादन के साधन के अंदर आ गया। अब उत्पादन के संबंध में क्या होता है? उत्पादन के संबंध आपको पता है, अभी अभी बताया ना, 2 टाइप के संबंध होते हैं, तो उसमें सभी आ जाते हैं। इसमें उत्पादन की प्रणाली में सारे रिलेशन के प्रोडक्शन के रिलेशंस आ जाते हैं। बट बेसिकली जो रियल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसमें एक ओनर होता है और दूसरा जो उसके यहाँ काम करता है। तो फॉर एग्जांपल, ओनर स्लेव हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया, लेबर हो गया, ठीक है। पूंजीपति के यहाँ कौन काम करने आते हैं? श्रमिक। पूंजीपति और श्रमिक, मालिक दास, ये एक एग्जाम्पल है उत्पादन के संबंध में। तो उत्पादन की प्रणाली को आप जब भी डिस्क्राइब करोगे तो आप इन दोनों का रिलेशनशिप बताओगे, इसका और इसका, ठीक। इसके बिना आप मोड ऑफ प्रोडक्शन बता ही नहीं सकते। आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बताने होंगे, ठीक है, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बताने होंगे। जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो वो उत्पादन का क्या बन जाएगा? प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि जो आपके मार्क्स ने इतिहास से लेकर के आज के समय में आधुनिक समाज तक जो स्टेजेस देखी उन्होंने, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन देखे, उनको किस किन स्टेजेस में डिवाइड किया, है ना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके, और उनमें क्या क्या मीन्स थे, मोड थे, सब जानेंगे, ठीक। रिलेशंस और मीन्स देखिएगा आप लोग। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने कहा
कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। वो ट्राइबल भी बोला उन्होंने, नियोलिथिक भी बोला, ठीक है। जनजाति और नवपाषाणकालीन, है ना, जो हिस्ट्री में पढ़ते हो, नवपाषाणकालीन मोड ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन, ठीक। तो सबसे पहला तो उन्होंने ये बताया था। लेकिन यहाँ पर आपको क्लासलेस सोसाइटी देखने को मिलती है, किसी का एक दूसरे पर अधिकार नहीं है, बट यहाँ से शुरू होती हैं चीज़ें, यहाँ से शुरू होती हैं। ये एक क्लासलेस सोसाइटी थी, वर्गहीन समाज था। यहाँ पर ये नहीं कि किसी ने किसी को बोला है कि आप हमारे अंडर में काम करो, या मैं ताकतवर हूँ और तुम कमज़ोर, तो मैं तुम पर राज करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आदिम समाज था, वर्गविहीन समाज था। कच्चा भोजन करते थे, शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, आग वगैरह आई, लोगों ने औजारों का आविष्कार किया, तो इस तरीके से शुरुआत हुई। तो एक तो उन्होंने कहा सोसाइटी ये भी थी, लेकिन यहाँ पर कोई क्लास नहीं था, इसलिए ये क्लासलेस सोसाइटी थी, आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी, है ना। फिर आता है अगली स्टेज कौन सी आती है? देखो यहाँ पर आपको ये वाले में आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दिख रहा है कि वो लोग पत्थर या कोई भी औजार बना करके, औजारों का निर्माण करके अपना शिकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरीके का संबंध नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करनी नहीं, कम्युनिकेट करना उतने अच्छे से शुरू नहीं किया जिसको हम सोसाइटी कह सकें, है ना। उसके बाद यहाँ पे आओ आप, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? जो आपका एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। यह उत्पादन के ढंग का प्राचीनतम रूप है। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, लोगों में रिलेशनशिप आ गया है, ठीक है। समझो अब यहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अभी यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ये इतना खेत मेरा है, ये इतना लैंड मेरा है, या ये प्रोडक्शन के सोर्सेस मेरे हैं, इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं है, ठीक है। एशियाटिक के बारे में बहुत सारी डिबेट्स हैं, बट आप इन जनरल एशियाटिक सोसाइटी किसको कह सकते हो, वो यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। संपूर्ण समाज इसमें क्या था, देखो, संपूर्ण समाज आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों के आधार पर संगठित होता है। यहाँ पर द इंटायर सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आप देखोगे जैसे ट्राइब्स में होते हैं ना कबीले, है ना, उस तरीके से एक इमेजिन करो कि एक एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक। और वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, अपने हिसाब से वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, बट यहाँ पर कोई किसी पे हक नहीं जताता है कि तुम मेरे अंडर में प्रोडक्शन करो, या ये लैंड मेरा है, यहाँ पर मैं ही काम करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। एक जगह है, वहाँ पर सब एक साथ लोग रहते हैं, और सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब वहाँ पर सारी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, जो भी उनको ज़रूरत पड़ती हैं वो सब वो लोग वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइप का विलेज कम्युनिटी है, ग्राम समुदाय है जो कि आत्मनिर्भर है, ठीक। ग्राम समुदाय में एक सरदार होता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा पावरफुल इंसान होगा जो लोगों को, इमेजिन करो, जानवरों से बचाता होगा, या कोई भी ऐसी जो भी शक्तियाँ होती होंगी जो उनको परेशान करती होंगी सोसाइटी में, तो वो उनको बचाने का दम रखता होगा, है ना। उसके पास उसकी बातें लोग ज़्यादा मानते होंगे, उसके पास ह्यूमन पावर होगा, लोग उसकी तुरंत बात मान जाते होंगे, ठीक है। वो उनको सारी चीज़ों से बचाता होगा, तो इसलिए वो क्या बन गया होगा, वहाँ का सरदार। तो एशियाटिक सोसाइटी में एक सरदार होता था जो सुविधाओं का सामूहिक प्रबंध करता था। आप ट्राइब का इमेजिन करो, वहाँ पर भी क्या होता है, कबीले का एक सरदार होता है ना। तो उस तरीके से देखो, और वो उसका काम क्या होता है, सबके बारे में वो सोचता है, सबके बारे में भला सोचता है, अपने कम्युनिटी के बारे में अच्छा करने की बात करता है। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें भी क्या होता है कि सब क्या करना चाहते हैं, अपने गांव को सुरक्षित बनाना चाहते हैं,
है ना? सबकी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, तो उनका मेन मकसद यही होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक सरदार है वो जो सबके संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित भी करता है कि भाई तुम इतना ही यूज़ करोगे, इतना प्रोडक्शन हुआ है तो तुम इतना यूज़ करो, इतना-इतना सबको मिलना चाहिए, सबके बारे में ध्यान रखता है। और फिर क्या करता है, वो उत्पादन का कुछ हिस्सा स्वयं रख लेता है। अब जो भी प्रोडक्शन हुआ है, अब उसने काम किया हो चाहे ना किया हो, है ना, प्रोडक्शन की प्रोसेस में, लेकिन वो क्या करेगा, हो सकता है एक बड़ा हिस्सा रख लेता होगा, लोगों को कम कम देता होगा, या कुछ एक पार्ट रख लेता है। तो इस तरीके से बोला गया है कि द विलेज कम्युनिटी हैज़ अ चीफ हु कलेक्टिवली मैनेजेस फैसिलिटीज़, और क्या करता है, कंट्रोल्स द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड कीप सम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हिमसेल्फ। तो इस तरीके की कुछ आपको सीन वहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी में देखने को मिलेगा। और कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक सोसाइटी के एग्जाम्पल में इंडिया को बताया है ना, और भी कंट्रीज़ को बताया है, बट इंडिया को भी बताया है। ठीक है, पहले के टाइम की बात हो रही है। ठीक, और क्या है, अब ये ओल्डेस्ट, उन्होंने कहा उत्पादन का ओल्डेस्ट फॉर्म है प्रोडक्शन का। फिर अगला देखो, यहाँ पर आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी हम मोड ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं तो उसमें क्या बताते हैं, एक मीन्स बताते हैं, उत्पादन के क्या साधन हैं, क्या तरीके हैं, ठीक है, और रिलेशंस क्या है, संबंध। ठीक है, किन किन चीज़ों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, शक्तियाँ देखते हैं और संबंध देखेंगे। ठीक, आपको ऊपर बताया था ना कि इसको भूलिएगा मत। ठीक है, ये उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध को हम मिक्स करके जान रहे हैं। तो जो भी शक्तियां हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, भूमि हो गया, विभिन्न उपकरण हो गया, ये श्रम भी हो गया, और श्रम में इंसान आते हैं। ठीक है, तो इंसान भी आएगा इसमें, और ये सारे जो भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, और दूसरा जो रिलेशंस हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, मोड ऑफ प्रोडक्शन इन एज ऑफ स्लेवरी, यानी कि दासता युग में उत्पादन की प्रणाली क्या थी। अब जो दासता युग था उसमें क्या था कि एक इंसान जो था उसके पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेस थे, और दूसरा क्या था, जो उसके यहाँ काम करता था, जिसको उसने दास बना लिया था। तो इसमें क्या क्या होता था, इस टाइम पे क्या क्या होता था, देखते हैं। मालिक की भूमि पर श्रम, ठीक है, मालिक की भूमि पर श्रम करना होता था, जिसके बदले में उन्हें जीवन निर्वाह के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती थी। लेबर ऑन द ओनर्स लैंड इन रिटर्न फॉर विच ही गिवन few facilities फॉर subsistence। मतलब वो एक मालिक है जिसके पास लैंड ओनरशिप है, ठीक है, और वो क्या करेगा, बहुत सारे दासों को अपने यहाँ काम पर रखेगा और उन दासों से काम करवाएगा, और उसके बदले में वो उन्हें उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड करेगा जिससे वो जिंदा रह सके, बस जिंदा रहने भर का। ठीक, दास जितना उत्पादन करते थे उसके बदले में उन्हें जो मूल्य मिलता था वो बहुत कम होता था। यही कारण था कि मालिक को लाभ मिलता था। द वैल्यू the slave received in return for what he produced was very low or less, which is why the owner was benefited या profited, है ना। अब मालिक और ज़्यादा पावरफुल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं स्लेव्स, और उसके बदले में उस स्लेव को क्या दे रहा है, बस जीने भर का खाना। ठीक है, और बाकी तो खुद रख ले रहा है, और जितना बचा कुचा खुद रख रहा है, बचा कुचा क्या मतलब बहुत बड़ा पार्ट, वो उसका प्रॉफिट है, और उसी प्रॉफिट के थ्रू वो बहुत पावरफुल होता जा रहा है। ऐसी कंडीशन थी। दासों की संख्या यहाँ पे ऐसा था कि दासों की संख्या जितनी ज़्यादा होती थी मालिकों के पास, कोई मालिक है, मान लो एक सोसाइटी है जिसमें 10 मालिक हैं, और 10 क्या कर रहे हैं, अपना अपना लैंड लेकर के बैठे हैं और वहाँ पर अपने दासों को रख रहे हैं। तो मालिकों में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, किसी के पास कम लैंड होगी, किसी के पास बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये था कि दासों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उत्पादन की शक्ति होगी, और जिसके पास दास ज़्यादा होंगे वो मालिकों की हायरार्की में ऊपर होगा।
है ना? मालिकों का जो संस्तरण अगर हम देखें तो उसमें वो अपने आप को बहुत ऊँचा फ़ील करता होगा। तो कहने का मतलब जितने ज़्यादा दास होंगे द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्लेव्स, द ग्रेटर विल बी द पावर ऑफ प्रोडक्शन, है ना? पावर प्रोडक्शन का बढ़ जाएगा जितने ज़्यादा दास होंगे, स्लेव होंगे। और देखो कैसे ये लोग शोषण करते थे कितना ज़्यादा दासों का। तो यहाँ पर दास जो देख रहे हो ना, दास है क्या? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और रिलेशन क्या है? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मालिक और दास। तो इन दोनों का जब मिक्सचर हम जान रहे हैं तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जान जा रहे हैं। तो दासों को जन्म देने के अधिकार से वंचित रखा जाता था जिससे मालिक पर उनके आश्रितों का भार न बढ़ सके। द स्लेव्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन सो दैट द बर्डन ऑफ देयर डिपेंडेंट्स कुड नॉट बी इंक्रीज्ड ऑन द ओनर। उनका अमानवीय तरीके से शोषण होता था। देवर एक्सप्लॉयटेड इनह्यूमनली, है ना? बच्चे भी नहीं पैदा करने देते थे, शादी भी नहीं करने देते होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जिसको दास रख लिया वो दास रहेगा उनके यहाँ। और अगर शादी करके वो बच्चे करते हैं तो क्या होगा? बच्चों को खाने पीने का भी देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा? मालिक की पावर घट जाएगी तो उनके बच्चों को ही पालता रहेगा, तो प्रोडक्शन का उसको क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते? तो उनको शादी ही नहीं करने देते होंगे और बच्चे तो नहीं पैदा करने देते, ऐसा लिखा हुआ है। और क्या है, जैसे ही बूढ़ा होगा कोई दास उसको बदल के नया दास लेकर के आ जाएंगे, है ना? जो जिसके पास ज़्यादा पावर होगी काम करने की। फिर आता है आपका नेक्स्ट सामंतवादी उत्पादन की प्रणाली, ठीक है? फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था हाफ स्लेव पीजेंट होते हैं, फ्यूडल लॉट के अंदर में काम करते हैं। हाफ स्लेव पीजेंट को सर्फ्स कहते हैं, है ना? ये जो ऊपर दास थे ना, ये दास ही क्या बन गए? धीरे धीरे उनके यहाँ जो काम करने वाले किसान बन गए जिनको सर्फ्स बोलते हैं, है ना? अब जो प्रोडक्शन का तरीका बदल गया तो अब क्या है, ये भी चेंज हो गया, है ना? उत्पादन के साधन बदल गए तो क्या हो गया? स्टेज भी चेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या है आपको देखने को? कौन कौन मिल रहा है? सामंत मिल रहा है और अर्धदास किसान, फ्यूडल लॉर्ड्स मिलेंगे आपको और सर्फ्स मिलेंगे। ये आपका रिलेशन है, ठीक है? और किसके थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं? कौन सा साधन इस्तेमाल कर रहे हैं? लैंड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लैंड पर काम करना है। जानवरों को लेकर के काम करते होंगे तो जानवर भी आ जाएंगे। और किसान भी क्या है? उनका टूल है, उत्पादन का, प्रोडक्शन का टूल है। तो सर्फ्स भी आ जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आप देखोगे कि उत्पादन की जो शक्ति है ना, वो और उत्पादन के संबंध, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखो सामंत क्या होता है? सामंत एक वो इंसान जिसके पास भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। फ्यूडल लॉर्ड्स हु हैड राइट्स ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, ठीक? सामान्य लोग कृषक और मजदूर के रूप में, ये कृषक होंगे जिनके पास थोड़ी सी भूमि होगी या नहीं भी होगी, उनको खेती करने का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, वो बस उनके यहाँ काम करने आएंगे मजदूर की तरह, ठीक है? उनकी भूमि पर खेती करेंगे और सामंत उन सबका शोषण करेंगे। शोषण कैसे करेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि भाई लो इतनी लैंड तुम्हारी है, इस पर तुम काम करो, ठीक है? अब उन्होंने मान लो 100 रुपये कमाए, ठीक? तो 100 रुपये कमाए तो बोलेंगे अब इतना पार्ट मुझे दे दो, ठीक है? तो बहुत बड़ा पार्ट वो लोग रख लेते थे। तो इस तरीके से उनका शोषण होता था। इसके अलावा अगर मान लो किसी ने कर्ज ले लिया सामंत से, उनके यहाँ घर पे कोई प्रॉब्लम आई तो श्रमिक ने सोचा, सर्फ ने, कि हम इनके यहाँ से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। उधार नहीं मतलब इंटरेस्ट पे। तो वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेते थे उनसे। 100 रुपये दिए तो बोलेंगे ठीक है तुम मुझे हर महीने 100 रुपये लिए हैं, तो जब तक तुम मुझे ये 100 रुपये लौटा नहीं देते तब तक तुम मुझे क्या करो, 50 रुपये हर महीने दो। तो मतलब इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता था, है ना? अगर इस महीने तुमने 50 रुपये नहीं दे पाए, 100 रुपये तो वो तो अलग ही देना पड़ेगा, 50 रुपये नहीं दे पाए तो अगले महीने 50 रुपये का भी आप 25 रुपये मुझे दोगे, यानी कि अगले महीने 75 हो जाएगा। फिर अगले महीने वो बेचारा 75 भी नहीं दे पाया तो कहेंगे 75 का आप मुझे 35 देना अगले महीने। तो 35 75 को ऐड कर लो, ठीक है? अब 75 35 को ऐड करके फिर आपका कितना बन गया, जितना भी बना तो उस पे उसका आधा मांगेंगे, ऐसे करके मतलब जैसे बढ़ रहा है ना, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखो कैसे एक्सप्लॉइट करते थे। इस एक्सप्लॉइटेशन से तो कोई निकल ही नहीं सकता, ठीक? और भूमि का भी किराया वसूलते थे, टैक्सेस भी लेते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, ठीक है?
Common people who used to cultivate their land as farmer, laborer, feudal lords exploited them all, such as arbitrary rent of land etc. ठीक, तो ये था यहाँ पे। अब देखो पूंजीवादी उत्पादन की प्रणाली में क्या है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, इसमें रिलेशन ये वाला है। इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये रिलेशन है, एक पूंजीपति होगा, दूसरा श्रमिक होगा, एक कैपिटलिस्ट होगा, दूसरा वर्कर होगा। कैपिटलिस्ट को क्या कहते हैं, बुर्जुआजी, और जो श्रमिक है, जो लेबरर है, जो वर्कर है, उसको प्रोलेटरिएट। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपको मालूम है क्या होता है, एक के पास सारे रिसोर्सेस होते हैं, पैसा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो वो जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें क्या करते हैं, वो लोग वर्कर्स को रखते हैं। अब वर्कर्स को रखते हैं तो उनसे काम करवाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो रिलेशन क्या है, पूंजीपति और श्रमिक का, और साधन क्या है या शक्ति क्या है उत्पादन की, है ना। उत्पादन की क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो शक्तियों में आ जाएगा आपका जो टूल्स हैं, औजार हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो आ गया, और श्रमिकों का श्रम आ गया। श्रम को भी उत्पादन की शक्ति के अंदर लोगे, है ना। अब श्रमिक का श्रम श्रमिक से अलग तो कर नहीं सकते हो, तो पूरा का पूरा श्रमिक ही तो आ जाएगा उसमें। बट हम इसमें लेबर की बात करते हैं, ना कि लेबरर की। श्रम की बात करते हैं उत्पादन की शक्ति में, ना कि श्रमिक की, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, एक्सप्लॉयटेशन करते थे ये लोग श्रमिकों का, कैसे ज़्यादा काम लेते थे श्रमिकों से, 8 घंटे 10 घंटे, कभी कभी कहते थे यहीं रुको 12 घंटे, है ना। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा काम लेते थे और बदले में उनको बहुत कम पैसे देते थे। ठीक है, मान लो श्रमिक ने 10 घंटे काम किया, ठीक है, और 10 घंटे पे उन्होंने, श्रमिक का बन रहा है 12 रुपये, और उन्होंने उसको कितने दिए, 10 रुपये। तो ये जो 2 रुपये पूंजीपति ने रख लिए, ये उसका सरप्लस वैल्यू हुआ। ये उसका क्या हो गया, सरप्लस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं आपका, चलो आगे बताऊंगी सरप्लस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो उसका प्रॉफिट होता था, ज़्यादा जो मनी उसको मिल गया, तो ऐसे करके वो श्रमिकों को एक्सप्लॉइट करता था। और इसके अलावा वो उसको फैसिलिटीज़ भी नहीं देता था कि भाई श्रमिक है, अगर उसको उसकी तबीयत ख़राब है तो उसको क्या करो आप, ठीक है, तुम बोलो कि तुम छुट्टी पे चले जाओ या कम देर काम कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है तो जाओ, हम दूसरे को रखेंगे, या फिर नहीं कर पा रहे हो तो हम तुमसे 2 दिन का पैसा काट लेंगे। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन था। अब भाई वो भी इंसान है, आप उसको उससे इंसानों की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हो, आप उससे मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, है ना, या आप उसके ऊपर बिल्कुल इनह्यूमन तरीके से उसको देख रहे हो, है ना। आप भी ह्यूमन हो, आप उसको समझो कि उसकी भी फैमिली है, उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप नहीं सोच रहे हो, आप बस अपना प्रॉफिट देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या काम करना है कि पूंजी आपको इकट्ठा करनी है। ठीक है, पूंजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो पूंजीपति पूंजी से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कैपिटल में जो मार्क्स हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, फिजिकल इक्विपमेंट डेवलप्ड बाय मशीन्स, है ना, और मनी एंड लेबर। ये एक पूंजीपति की पूंजी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करता था, कि उसके पास भौतिक उपकरण, विकसित मशीनें, डेवलप्ड मशीन, यहाँ पे कॉमा होगा, भौतिक उपकरण, डेवलप मशीन, विकसित मशीनें, ठीक है, फिजिकल इक्विपमेंट, और पैसा, धन, और श्रमिक, ठीक है, जो लेबर है, ठीक है, ये उनकी पूंजी है। इसी से वो, इसी के थ्रू क्या कर रहे हैं वो लोग, प्रोडक्शन करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से देख रहे हो आप, अलग अलग स्टेजेस चेंज होती गई हैं और चीज़ों को प्रोड्यूस करने का तरीका बदल गया है। ठीक है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखो कैसे होता था, सब एक साथ मिल करके काम करते थे, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। फिर दास्ता युग में प्राइवेट प्रॉपर्टी आनी शुरू हो गई कि मेरा इतना ज़मीन है, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा मेरी ज़मीन पर काम करो और आप यहाँ से मुझे प्रोडक्शन दो, ठीक है, करके।
सामंतवादी उत्पादन की प्रणाली में क्या हो गया, यहाँ पर भी सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक बड़े-बड़े लैंड्स हैं सबके, और वो लोग क्या कर रहे हैं, लैंड्स सबको जितने भी हैं उनको दे रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर आप काम करके मुझे इतना टैक्स दो, ठीक है? टैक्स के रूप में जो भी चीज़ें ले रहे होंगे, और यहाँ पर और भी जितनी भी चीज़ें एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। पूंजीवादी प्रणाली में क्या हो गया, सरप्लस वैल्यू या अधिशेष मूल्य कहते हैं शायद, ठीक है? तो उसके थ्रू वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, है ना? जितना वर्कर को देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, और जिससे जो बच जा रहा है वो उनका प्रॉफिट बन जा रहा है, और बहुत बड़ा प्रॉफिट बन रहा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं टेक मशीन्स के थ्रू, ठीक है? मशीन्स वगैरह और श्रमिकों का श्रम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया किसने, मार्क्स ने, ठीक है? इस तरीके से उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में मोड ऑफ प्रोडक्शन बताए, और मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है आपको मैंने बताया। मोड ऑफ प्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, यही मेन है। उत्पादन की प्रणाली में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उत्पादन की शक्ति या साधन है जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस कर रहा है, और जो रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है? इन दोनों का मिला के क्या बनता है, प्रणाली बन जाती है। और ये याद रखना कि उत्पादन की शक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, और उत्पादन के संबंध के अंदर ये सारी चीज़ें। जब आप इन दोनों को मिला करके कोई बात करते हो तो मतलब आप प्रणाली की बात कर रहे हो, उत्पादन की प्रणाली, और प्रणालियाँ आपने देख ली, ठीक है? ये सारी प्रणालियाँ हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीका बदला ना, सारे स्टेजेस बदले, चीज़ें वही प्रोड्यूस हो रही हैं, खाएगा तो इंसान अनाज ही ना, ठीक है? तो क्या है, तरीके बदल गए, ठीक? तो ये था आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही।